दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, स्टॉक वहां पे आ चुका है जहां पे हमने एंट्री पॉइंट के लिए बोला था। तो आप समझ सकते हो कि फिर से एंट्री तो की जा सकती है इस लेवल पे, लेकिन अभी बाजार की सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। एक बार बाजार जब तक सेटल ना होए, कोई भी नई एंट्री के बारे में बिल्कुल ना सोचे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार के लिए सिग्नल कुछ पॉजिटिव तो निकल के आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चाइना से लेके अब जापान और जापान से लेके फ्रांस से जो खबरें निकल के आ रही है, वहां पे जिस तेजी से पेशेंट बढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा मार्केट की सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में वो सिचुएशन नहीं बन सकती, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से डबल वैक्सीन ले चुके सबके सब, और इन्फेक्शन की वजह से ऑलरेडी लोगों को हर्ड इम्यूनिटी भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे डर की बात तो कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो जो मीडिया में चल रहा है उसकी वजह से लोगों को एक पैनिक क्रिएट तो होता है, और फिर वो यहाँ पे पैनिक सेलिंग भी शुरू कर देते हैं, और इसीलिए यहाँ पे लगातार गिरावट का दौर जारी है। लेकिन अब आगे क्या करना चाहिए? क्या इस डिप में हमें खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में बजट आएगा हमारा, और बजट में रेलवे को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो क्या उसका हमें फायदा उठा लेना चाहिए? क्या स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाएगा? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स में आपने देखा कि बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई थी। 59,845 के स्तर पे 980 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट हुई, यानी 1.61% गिरा हमारा बाजार। और ये गिरावट सिर्फ फ्राइडे की नहीं है, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार गिर रहा है। और ऊपर के लेवल से देखें तो कम से कम 3000 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट होगी, और इसी वजह से यहाँ पे आप देखें तो आईआरएफ से भी नीचे आए। अब ये जो लगातार जो गिरावट हुई, इसमें जो फ्राइडे की जो गिरावट थी उसमें सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगता वो स्मॉल कैप ने। स्मॉल कैप में लगभग 7% की जबरदस्त गिरावट हुई है। आप ये देख ही सकते हो कि लगातार जो है गिरावट का दौर जारी है। स्मॉल कैप की अगर देखें तो करीब 300 के आसपास के जो स्टॉक है वो 10 से लेकर 31% तक गिर चुके हैं, यानी जबरदस्त गिरावट हुई है। तो ये देख सकते हो कि फ्राइडे को हर सेक्टर में गिरावट थी, स्पेशली स्मॉल कैप पे तो जबरदस्त पिटाई हुई, साथ में सरकारी बैंकों की जबरदस्त पिटाई हुई। अब इस तरह से जो गिरावट का माहौल है, इसके पीछे पूरा का पूरा जो इफेक्ट था वो कोरोना का था, और चाइना के अंदर मेडिसिन खत्म हो चुकी है। और ऐसे में अगर आप देखें तो मेडिसिन वहां से मंगाई जा रही है, यानी लगातार ऑर्डर दिए जा रहे हैं, और इस वजह से देखें तो इंडिया की इधर से अगर चाइना को मेडिसिन सप्लाई की जाएगी, तो इस पॉजिटिव खबर ने भी यहाँ पे फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट को थाम लिया है, और कुछ पॉजिटिव माहौल बना। लेकिन वहां पर भी गिरावट थी, लेकिन गिरावट 1% से कम थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो स्टॉक 28.05 पर आ चुका है। 10.24% की बड़ी गिरावट हुई, और ये वो लेवल है जहां पे हमने एंट्री के लिए बोला हुआ है कि यहाँ पे आपको 28 के आसपास फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। आपको पता ही होगा जब स्टॉक 32 से ऊपर पहुंच गया था, मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी। 34 के आसपास बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहा गया था, काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन रहा है 28 का, लेकिन इस समय जो बाजार की सिचुएशन है उस हिसाब से आपको एंट्री करने से पहले बाजार को एक बार सेटल होने देना है। बाजार में जब तक इस तरह गिरावट का माहौल बना हुआ है, आपको इस समय एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि पैनिक सेलिंग की वजह से स्टॉक और भी नीचे चला जाए। क्योंकि इस समय जो सेलिंग हो रही है वो सारी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है, और उनको बाजार के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लगातार जल्दी डर जाते हैं। बड़े इन्वेस्टर होते हैं, चाहे वो एफआईडीआई, वो सोच समझ के निवेश करते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर हमेशा डर देख के जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको इस समय थोड़ा सा वेट करना है, बाजार सेटल हो जाए, फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगे, तब आपको एंट्री करनी है। लेकिन एंट्री पॉइंट अब आ चुका है, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने अभी भी 42% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। 19 के आसपास स्टॉक था। अगर हम 1 मंथ की बात करें, स्टॉक में 11% की गिरावट हो चुकी है ऊपर के लेवल से, क्योंकि आपको पता होगा स्टॉक 37 तक जाके आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखें तो 5 डेज के हिसाब से भी 13% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। बाजार के लिए जो अच्छी खबर ये निकल कर आई कि फ्राइडे को जितने इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वो पॉजिटिव क्लोज हुए। डाउ जोन्स की बात करें तो वहां पे हमने 33,203 के स्तर पे 0.53% की तेजी देखी। S&P 500 की बात करें तो 3,844 के स्तर पे 0.59% की तेजी थी। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,497 के स्तर पे 0.21% की तेजी थी। रजल 2000 इंडेक्स की भी बात करें तो 1,760 के स्तर पर 0.39% की तेजी थी। तो वहां से सिग्नल राहत भरे निकल कर आए। अब यहाँ पे एक और अच्छी खबर बाजार के लिए यह निकल कर आई कि एफआई ने बाजार में बड़ी बिकवाली नहीं की। इतनी गिरावट के बावजूद भी उन्होंने बिकवाली जो की वो काफी कम है। आप देख सकते हो एफआई की तरफ से 4,131 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट भी किया इस गिरावट में। सामने उन्होंने 4,838 को बीच की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल कर आई है वो 706 करोड़ बीच की है, जो काफी कम अमाउंट है इतनी बड़ी गिरावट में। लेकिन जो एक आंकड़ा है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला, वो है डीआई। डीआई ने इस गिरावट का फायदा उठाकर जम के खरीदारी की। आप देख सकते हो डीआई ने 7,810 को बीच की जबरदस्त खरीदारी की है। सामने उन्होंने 4,411 को बीच की बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो फ्रेश खरीदारी निकल कर आई है वो काफी बड़ी है। करीब 3,390 को बीच की उन्होंने खरीदारी की है, जो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर और इशारा कर रहा है कि आने वाले समय बाजार में फिर से शानदार तेजी का वातावरण बन सकता है।
अब बाजार को लेकर आप देख सकते हो सेमको सिक्योरिटीज के अपूर्वा सेठ का कहना है कि फिलहाल बाजार के लिए जो सपोर्ट है वो 17,700 का है, और ये सपोर्ट टूटने के बाद जो आपको 17,400 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो बाजार फिर से मेंटेन हो जाता है, फिर तेजी का दौर बनेगा। तो आगे जो रेजिस्टेंस है वो 18,200 का है। तो फिलहाल इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बाजार को कहाँ पे सेटल होता है ये ध्यान रखना, उसके बाद में ही नई पोजीशन बना सकते हैं। यानी एक बार अगर स्टॉक यहाँ से 17,400 से ऊपर बाउंस बैक दे जाता है तो फिर तेजी का दौर फिर शुरू हो सकता है, तो फिर आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जलपाईगुड़ी स्टेशन का फिर से रीडेवलपमेंट होने वाला है और इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। तो ये आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और ऐसे में आने वाले समय काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये समझ सकते हो कि एक तरह से आईआरएफसी के लिए एक बड़ा मौका निकल कर आया है। सरकार ने बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन को फिर से रीडेवलप करने का प्लान बना लिया है, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे एक देख सकते हो जलपाईगुड़ी स्टेशन के लिए करीब 334.72 करोड़ रुपीज का निवेश किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से एकदम लेटेस्ट रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, और आप ये समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं जिनको रीडेवलप किया जाएगा। अब ये जो रीडेवलपमेंट किया जा रहा है ये आने वाले 100 साल को देख के किया जा रहा है। आने वाले समय कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, वो सारा देख के किया जा रहा है। यानी इस समय सारी सुविधाओं से लेस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और एक तरह से देखे आप ये समझ लो एयरपोर्ट की यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वैसे ही रेलवे स्टेशन पे होगी। इस तरह से आने वाले समय रेलवे स्टेशन डेवलप होने वाले हैं। रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय 40 रेलवे स्टेशन है जिनको अपग्रेड किया जाएगा, एक तरह से सारे के सारे मॉडर्न तरीके से उनको वापस बनाया जाएगा, जिसमें से 14 रेलवे स्टेशन है जो अलग अलग स्टेज पे जो आने वाले 5 महीनों में उनका रीडेवलप का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब इसमें से कुछ स्टेशन देख सकते हो जिसमें आप देख सकते हो अयोध्या है, तिरुपति, पुरी, सोमनाथ, रामेश्वरम, मदुरई, और इसके अलावा साबरमती, जम्मू तवी, ग्वालियर, लखनऊ, चेन्नई, गया, ये सारे जितने स्टेशन हैं उनको ऑलरेडी इनके प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, रीडेवलप करने का यहाँ पे काम का शुरू हो चुका है, और बाकी का किसी का सर्वे भी किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे स्टेशन है वो नई आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस हो जाएंगे, और इसके लिए आप समझ सकते हो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के जितने बड़े रेलवे स्टेशन हैं उन सबको फिर से रीडेवलप किया जाएगा, और इसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा आने वाले समय में इस बजट में 300 से 400 वंदे भारत ट्रेन भी अनाउंस की जा सकती है, और आप ये समझ ही सकते हो कि इसके लिए कितना सारा खर्च होने वाला है। इसके अलावा नए ट्रैक बिछाए जाने वाले हैं, यानी एक समझ सकते हो बहुत सारा खर्च होने वाला है रेलवे में, और इस बार सरकार रेलवे का बजट भी बढ़ाने वाली है। तो ये आप समझ ही सकते हो इसका सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा। आईआरएफसी के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि उनके खर्च बिल्कुल नहीं है। कंपनी होटल अशोका से ऑपरेट होती है, आपको पता ही होगा, 37 सिर्फ एम्प्लॉइज है। ऐसे में आपको आईआरएफसी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। हमने ऑलरेडी पहले आगे वीडियो में डिस्कस किया है, लगातार प्रॉफिट दुगुना तिगुना हो रहा है। तो ऐसे में आपको आईआरएफसी में आंख बंद करके निवेश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार फिलहाल ओएफएस नहीं लाने वाली, इसका भी उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि वो 2024 में अपनी स्टेक बेचेंगी, एक्स्ट्रा जो स्टेक है। तो ऐसे में आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए, लेकिन थोड़ा वेट करें, अभी बाजार को सेटल होने से बाद में जरूर निवेश करें, ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।